नमस्कार दोस्तों, MBBS इन नेपाल सीरीज के एपिसोड 2 में मैं कुणाल चौहान आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा एपिसोड 1 में हम दिल्ली से नेपाल आए थे और हमने नेपाल एडमिशन से रिलेटेड जो बेसिक डिटेल्स है वो हमने आपको दिया था। एपिसोड 2 में मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो MEC काउंसलिंग है, जिसके थ्रू एडमिशन होता है, जिसके थ्रू आपको कंफर्म सीट मिलता है, उसके बारे में आज बात करने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो इंडिया के साथ साथ अब्रॉड में नेपाल को एक ऑप्शन लेकर के चलना चाहते हैं। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें बिकॉज ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं नेपाल में एडमिशन का दो रास्ता है, या तो आप कैटेगरी 1 के थ्रू MEC का एग्ज़ाम दे करके जा सकते हैं, या कैटेगरी 2 नीट के स्कोर के बेसिस पे आपको जो नेपाल में रैंकिंग मिलता है उसके थ्रू भी आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन कैटेगरी में कब कैसे एडमिशन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर नेपाल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे एडमिशन लेने का दो क्राइटेरिया है। पहला कि आप कैटेगरी 1 के थ्रू जो कि MEC का एग्ज़ाम दे करके आप वहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरा कैटेगरी 2 है, जो बच्चे इंडिया में एग्ज़ाम देते हैं उनका एक नीट का स्कोर आता है। नीट के स्कोर के बेसिस पे ही आपको नेपाल में MEC के द्वारा एक रैंक मिलता है और रैंक के हिसाब से ही काउंसलिंग होती है। इसी के बारे में आज मैं डिटेल में बात करूंगा। दोस्तों, जो 2025 का सेशन था उसमें लगभग 1237 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था। रजिस्ट्रेशन के बाद लगभग 60 to 70% बच्चे जो है वो MEC के काउंसलिंग को अटेंड करने आए। नाउ मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ और पेरेंट्स इस बात को बहुत लाइटली लेते हैं, वो है फिजिकल प्रेजेंस। MEC के काउंसलिंग में आपको फिजिकली प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस है, मैं आपको क्लिपिंग दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं। फिजिकल प्रेजेंस का मतलब बच्चों को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ MEC के काउंसलिंग में आना मस्ट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बायोमेट्रिक्स भी लगता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद जब आगे का प्रोसेस होता है, आप जब काउंसलिंग के लिए सीट के लिए जाते हैं तो बच्चों का बायोमेट्रिक्स लगता है, जो कि फाइनल एडमिशन के समय सेम बायोमेट्रिक्स उस यूनिवर्सिटी में जाता है। अगर बायोमेट्रिक्स मैच नहीं होगा तो उस बच्चे का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो जब मैं फिजिकल प्रेजेंस की बात कहता हूँ तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। कोई डमी कैंडिडेट, कोई काउंसलर कहता है मैं करवा दूंगा, आप बच्चों को मत भेजो, मैं अपने तरीके से कर दूंगा, ऐसी गलतफहमी में मत रहना। एडुराइजन बहुत जिम्मेदारी से अपने बच्चों के साथ जाता है। हम अपने बच्चों के साथ गए इंडिया से नेपाल, वहाँ पे काउंसलिंग से रिलेटेड एक एक चीज़ जो वहाँ पे हो रही थी हम बच्चों के साथ खड़े थे, ताकि अगर कोई भी कन्फ्यूजन पेरेंट्स को हो या स्टूडेंट को हो, हम रात में भी उनके लिए खड़े थे ताकि एडमिशन से रिलेटेड उनको कोई भी डाउट हो तो उनका देन एंड देयर सॉल्यूशन हो जाए। अब नेक्स्ट बात करते हैं MEC और नीट का रिलेशन। MEC और नीट के रिलेशन के लिए आपको ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप नीट में क्वालिफाइड हैं तभी आप MEC के कैटेगरी 2 में एडमिशन के लिए जा सकते हैं। नाउ जब मैं बात कर रहा हूँ कि नीट क्वालिफाइड, तो वो जनरल कैटेगरी का स्कोर होना चाहिए। जिस भी बच्चों का जनरल कैटेगरी में अगर आप क्वालिफाइड हुए हो तभी आप नेपाल के एडमिशन के लिए एलिजिबल है। SC ST कैटेगरी का जो भी क्वालिफाइंग स्कोर है वो MEC कंसिडर नहीं करता। जनरल कैटेगरी का जो स्कोर है वही MEC क्वालिफाइंग स्कोर मानता है। नाउ नेक्स्ट ये समझना ज़रूरी है कि वहाँ पे जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो नेपाल आपके नीट के स्कोर के बेसिस पे कैसे रैंक डिवाइड करता है। तो इस ईयर का एग्जांपल लेते हैं। 2025 सेशन में लगभग 1237 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था। जब 1237 स्टूडेंट्स ने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा तो उनका एक नीट का स्कोर होगा। नीट के हाई स्कोर के बेसिस पे, जिसका नीट का स्कोर ज़्यादा था उस बेसिस पे रैंकिंग हुआ और सारे बच्चों को एक रैंक मिला ना। फर्स्ट डे की काउंसलिंग में जिनका भी रैंक 1 से लेकर के 400 तक था उनकी काउंसलिंग हुई। नीट का स्कोर 300 प्लस था, उनका ही डे 1 में काउंसलिंग का नंबर आया। नेक्स्ट डे डे 2 में 401 से लेकर के 800 तक के रैंक के बच्चों का एडमिशन हुआ।
यहाँ पे अगेन मैं बता दूं, जिनका भी स्कोर 200 से लेकर के 300 के बीच में था, उनका ही डे 2 को काउंसलिंग हुआ। डे 3 में 200 से कम वाले बच्चों का ही काउंसलिंग हुआ। तो ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा आपका नीट का स्कोर होगा, नेपाल में एडमिशन के चांसेस अच्छे होंगे। मेरा कहना है, या एडुराइजन ये आपको सजेस्ट करता है कि अगर आपका स्कोर 220 प्लस है तो आपको अपने चॉइस का कॉलेज नेपाल में मिल जाएगा। बट हाँ, अगर आपका स्कोर 200 से कम है तब आपके चांसेस थोड़े से कम है, आपको वो चॉइस का कॉलेज नहीं मिलेगा। एडमिशन तो हो सकता है, आप किसी भी काउंसलर के थ्रू जाएं। अगर आपका स्कोर 200 से कम है तो आप अपने मेन कॉलेज के साथ 2-3 ऑप्शंस ज़रूर लेकर के रखना। नाउ जो 2025 सेशन का काउंसलिंग हुआ, उसमें डिमांड अच्छा था। नेपाल में काफ़ी बच्चों ने, इनफैक्ट 5 कंट्री से बच्चे आए थे जो नेपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं। इस काउंसलिंग में हमें ये देखने को मिला कि 1154 रैंक तक ही काउंसलिंग हुई और सीट्स लगभग 734 सीट्स जो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है, वो सारी काउंसलिंग 1134 रैंक तक ख़त्म हो गई। इसका मतलब बाकी बच्चों का क्या हुआ? तो इस बार नेपाल में सेकेंड काउंसलिंग भी हो रहा है, जो कि जनवरी 2026 के फर्स्ट वीक में होगा। नाउ यहाँ पे वही बच्चे सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो बच्चे एब्सेंट थे काउंसलिंग में, या जिन्होंने काउंसलिंग में क्विट किया है, या वो बच्चे जो 1134 रैंक के बाद थे, 1237 तक जिनका रैंक था, जिनको काउंसलिंग में मौका नहीं मिला सीट चूज़ करने के लिए, ये वही बच्चे हैं जिनको सेकेंड काउंसलिंग में चांस मिलेगा। आपने अगर कोई कॉलेज ऑलरेडी ले लिया है तो आप सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको 10-12 का मार्कशीट ओरिजिनल कैरी करना है। एज फिजिकल प्रेजेंस इज मैंडेटरी। बच्चों को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पे वेरीफाई करना है कि क्या आपको जो सीबीएसई बोर्ड ने जो डॉक्यूमेंट्स दिया है, सीबीएसई से हो, आईसीएसई हो, जिस भी बोर्ड से आप हो, तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वेरीफाइड होंगे। आपका आईडी प्रूफ वैलिड होना चाहिए। पासपोर्ट है तो वो लेके जाएं। एमईसी ने जो आपको एक एडमिट कार्ड दिया है वो भी वहाँ पे वेरीफाई होता है, बिकॉज उसी एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर, आपका एडमिशन नंबर, आपका नीट का स्कोर और बाकी सारे डिटेल्स होते हैं। जो भी कॉलेज आप ऑप्ट किए हैं वो सारे डिटेल्स होते हैं। देन फाइनली आप अपना सीट अलॉटमेंट लेते हैं। इसके भी कुछ क्लिपिंग्स हैं जो मैं आपको शो करूंगा। अभी आप देख सकते हैं कैसे बच्चे जो हैं जा कर के अपना सीट कंफर्म करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने बारे में, एडुराइजन कैसे आपकी मदद करता है। तो एडुराइजन सिर्फ फॉर्म फिलअप नहीं कराता। हम जब एक पेरेंट्स या स्टूडेंट से मिलते हैं, उस पेरेंट्स का, उस बच्चे का हम पूरा होलिस्टिक प्रोफाइल डिटेल में पढ़ते हैं। हम बच्चे के स्कोर के हिसाब से उनको जो कॉलेजेस मिल सकते हैं उनके बारे में बताते हैं। कोई फेक प्रॉमिस हमारे तरफ से नहीं होता है। एडुराइजन एक एक बार क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ बताता है कि अगर आपका ये स्कोर है तो आपको ये कॉलेजेस मिल सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जो कि हम एपिसोड 3 लेकर के आ रहे हैं, उसमें हम फीस, डिस्काउंट, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। हाँ, अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके वो एपिसोड भी देख सकते हैं। एपिसोड 3 इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज अगर आप हमारे थ्रू जाना चाहते हैं, नेपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो डिस्काउंट और फीस का क्या स्ट्रक्चर है वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने बताया, पेरेंट्स को हम क्लियरली बताते हैं उनके बजट के हिसाब से, उनके फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, कि वहाँ जाने के बाद कोई सरप्राइजेस ना हो। नेपाल में काउंसलिंग के बाद विदिन 3 to 4 डेज़ आपको सारे पैसे जमा करने होते हैं। कितने पैसे जमा करने होते हैं, कैसा होता है, वो प्रोसेस मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एडुराइजन आपकी हर स्टेप पे मदद करता है। बच्चों के साथ हम जाते हैं, हम भी फिजिकली प्रेजेंट होते हैं ताकि आपको नेपाल में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस एपिसोड में आपने देखा, एमईसी एडमिशन कोई एक फॉर्मेलिटी नहीं, यहीं पे डिसाइड होता है आपका एमबीबीएस सीट, आपका वो कॉलेज और आपका एमबीबीएस फ्यूचर का जर्नी। अगर यहाँ पे आप चूक गए तो आपका डॉक्टर बनने का सपना थोड़ा अधूरा रह जाए। बट अगर आपको लगता है कि नेपाल एडमिशन से रिलेटेड अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न है आपके दिमाग में, तो आप गिवन नंबर पे मुझे कॉल करके सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एडुराइजन की पूरी टीम आपकी उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमेशा अवेलेबल है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।